हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल आचन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने संसद के प्रथम सदन के बारे में हमने बात की है, राज्यसभा के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा कब गठित की गई, लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, लोकसभा के निर्वाचन पद्धति क्या होगी, लोकसभा में घनपूर्ति कितनी होगी, लोकसभा में कौन कौन से संशोधन अब तक हो चुके हैं, उन सभी की जानकारी आज हम इस क्लास में करेंगे। तो हम बात करते हैं संसद के राज्यसभा के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। दोस्तों, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, पिछली कक्षा में मैंने बताया था संसद के 3 अंग होते हैं। दोस्तों, कौन कौन से अंग होते हैं? पहला होता है दोस्तों राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा जो सदन है या अंग है, उसका नाम है लोकसभा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संविधान कक्षा में हमने अध्ययन किया था राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के अंदर कौन कौन से राज्यों से कितनी सीटें हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। सभापति कौन होगा, उपसभापति कौन होगा, सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करेंगे संसद के दूसरे सदन के बारे में, जिसका नाम है लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। लोकसभा का क्या नाम है दोस्तों? हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं कितनी होती है, उसकी गणपूर्ति क्या है, और कौन कौन से राज्यों में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, और लोकसभा को और अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लोकसभा को हम कह सकते हैं निचला सदन। क्या कहा जाता है दोस्तों? निचला सदन भी कहते हैं इसे, और इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकप्रिय सदन। और इसे किस नाम से पुकारा जाता है? आम जनता। और इसका क्या नाम हो सकता है? तो इसके और भी अन्य बहुत सारे नाम हैं, उस नामों से इसको पुकारा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थायी सदन। क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थायी सदन। देखो, हमने राज्यसभा में पढ़ा था, वो एक स्थायी सदन होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ये 5 वर्ष के लिए इनके सदस्यों को चुना जाता है। 5 वर्ष बाद पुनः नई लोकसभा गठित की जाती है। तो इसके कौन कौन से नाम हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। निचला सदन कहते हैं इसको, लोकप्रिय सदन कहते हैं, आम जनता का सदन कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो 5 वर्ष बाद इसे पुनः नई लोकसभा या नए चुनाव के माध्यम से इसके चुनाव होते हैं, इसलिए। अब हम बात करेंगे लोकसभा के पहले निर्वाचन की।
यानी लोकसभा, यानी प्रथम लोकसभा के चुनाव कब हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लोकसभा के जो प्रथम जो चुनाव हैं वो हुए थे दोस्तों 26 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य चुनाव संपन्न हुए हैं। लगभग 4.5 माह इस चुनाव में समय लगा है। तो पहले जो चुनाव की जो अवधि है वो लगभग ये थी 26 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य ये चुनाव संपन्न हुए हैं। हम बात करते हैं भारत की पहली लोकसभा का गठन, भारत की पहली लोकसभा का गठन कब किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है 17 अप्रैल 1952 को। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की पहली लोकसभा का गठन कब किया गया है? तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया है। अब हम आगे की बात करते हैं, लोकसभा की प्रथम बैठक कब गठित की गई है? तो लोकसभा की प्रथम बैठक, लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को गठित की गई है। यानी बहुत सारे कंपटीशन से एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों कि लोकसभा की पहली बैठक कब गठित की गई है? तो 13 मई 1952 को गठित की गई है। तो ये भी दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन से एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब गठित की गई। अब हम आगे की बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो आइए हम बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने उस समय। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर बने। यानी लोकसभा के हम बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? जीवी मावलंकर बने हैं। यह प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। हम बात करेंगे प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर ही बने। जीवी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। और ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर ही थे। प्रोटेम स्पीकर क्या है उसके बारे में हम अलग से चैप्टर लेकर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। चलो आगे हम बात करते हैं, लोकसभा के सदस्य कितने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लोकसभा के सदस्य संख्या, लोकसभा के सदस्य संख्या, हमारे भारतीय संविधान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम बात करते हैं लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 552।
कितनी है दोस्तों? 552 लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है दोस्तों। कितनी है? 543 है। ये भी बहुत सारे कंपटीशन से एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है। तो दोस्तों कितनी है? 543 है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। हम एक तरफ तो लिखते हैं अधिकतम सदस्य संख्या कहाँ से और कितनी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है दोस्तों? 552 है। और 552 कहाँ से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। निर्वाचित कितने हैं, मनोनीत कितने हैं, राज्यों से कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों कितनी है? 552 है। अब 552 कहाँ से है, निर्वाचित कितने हैं, मनोनीत कितने हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे 552 की। तो निर्वाचित कितने हैं दोस्तों? निर्वाचित हैं दोस्तों 550 सदस्य। कितने हैं दोस्तों? 550 सदस्य हैं। और मनोनीत कितने हैं दोस्तों? तो मनोनीत हैं 2 सदस्य। कितने हैं सदस्य? 2 सदस्य। ये मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं? इसको हम कह सकते हैं एंग्लो इंडियन, जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? इसको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि हमारे लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का समुदाय या आंग्ल भारतीय की सीट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। ये जिसके हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंग्लो इंडियन। ये भारत की कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 331 के अंदर एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे निर्वाचित सदस्य 550 कहाँ से हैं। तो राज्यों से कितने हैं दोस्तों? राज्यों से हैं दोस्तों 530 सदस्य। कितने हैं दोस्तों? 530 सदस्य कहाँ से हैं दोस्तों? विभिन्न राज्यों से, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से 530 सदस्य तो कहाँ से आएंगे दोस्तों? राज्यों से आएंगे। और 20 सीटें जो हैं वो कहाँ से हैं दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। 20 और 530 को अगर ऐड करें तो कितने होंगे दोस्तों? 550 होंगे। और 2 मनोनीत को ऐड करेंगे तो कितने होंगे दोस्तों? 552 सदस्य होंगे। तो ये थी अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में हमने बात की थी। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 552 है। निर्वाचित कितने हैं? 550 हैं। और मनोनीत कितने हैं? 2 सदस्य हैं। वो कौन से होते हैं दोस्तों? एंग्लो इंडियन, जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 331 के अंदर दे रखा है। और आगे हम बात करेंगे कि 550 निर्वाचित सदस्य कहाँ से हैं। तो भारत के विभिन्न राज्य जो हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से सीटें कितनी हैं दोस्तों? 550 हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है दोस्तों? तो 20 सदस्य। 20 सीटें 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। अब हम बात करेंगे वर्तमान सदस्य संख्या, यानी भारत की लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है और कितने निर्वाचित हैं, कितने मनोनीत हैं, राज्यों से कितने होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे। आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 545 है। कितनी है दोस्तों? अभी वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? 552 सदस्य हैं। 552 सदस्य कहाँ से हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। निर्वाचित कितने हैं और मनोनीत कितने हैं। निर्वाचित की अगर हम बात करें तो कितने हैं दोस्तों?
543। कितने हैं दोस्तों? 543 सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित हैं, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है। और 2 सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? मनोनीत होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन का जिक्र हमारे कौन से संविधान में हो रखा है दोस्तों? तो अनुच्छेद आर्टिकल 331 के अंदर एंग्लो इंडियन के बारे में बता रखा है। ये 543 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। राज्यों से कितने होंगे दोस्तों? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होंगे दोस्तों। कितने सदस्य? 530 सदस्य निर्वाचित होंगे। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे दोस्तों? तो 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 13 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। और 13 में से भी मैं बता देता हूं, दिल्ली से 7 सदस्य चुने जाते हैं। और दिल्ली के अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से सभी में 1-1 सीटें दी गई है लोकसभा की। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली को छोड़कर सभी की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 1-1 सीट हैं। तो हमने बात की थी अधिकतम की और वर्तमान की। वर्तमान में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, 545 सदस्य हैं। और 545 में से निर्वाचित कितने हैं और मनोनीत कितने हैं? निर्वाचित कितने हैं दोस्तों? 543 सदस्य हैं। जबकि मनोनीत कितने हैं दोस्तों? 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अंदर उल्लेखित हैं। और अब 543 सदस्य कहाँ से हैं? तो राज्यों से कितने हैं दोस्तों? 530 सदस्य राज्य से निर्वाचित होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? 13 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से राज्यों से कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, लोकसभा में राजस्थान से, यानी लोकसभा में राजस्थान से कुल कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, राज्यसभा में हमारे राजस्थान से 10 सीटें हैं। कितनी हैं दोस्तों? 10 सीटें हैं। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो कितनी है दोस्तों? 25 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों? 25 सीटें हैं। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो कितनी है दोस्तों? लोकसभा की तो है 25 सीटें और राज्यसभा की कितनी है दोस्तों? 10 सीटें हैं। ठीक है। और अन्य राज्य की हम बात करें तो जैसे गुजरात की कितनी है दोस्तों? 26 है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां की कितनी है दोस्तों? वहां की भी 25 है दोस्तों। कितनी है? 25 है। उसी प्रकार हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कितनी है दोस्तों? 48। उसी प्रकार हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की कितनी है दोस्तों? 42 है। उसी प्रकार हम बिहार की बात करें तो वहां कितनी है दोस्तों? 40। उसी प्रकार हम असम की बात करें तो कितनी है? वहां की 14। उसी प्रकार हम केरल की बात करें तो वहां की कितनी है दोस्तों? 20। उसी प्रकार हम उड़ीसा की बात करें तो वहां की कितनी है सीटें हैं दोस्तों? 21 सीटें हैं। तो और दिल्ली की हम बात करें तो कितनी है दोस्तों? 7 सीटें। और उसके बाद में मैंने बताया था कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से कितनी सीटें हैं दोस्तों? 1-1 सीट है। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ की हैं। तो आपको ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य की हैं। तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश की, यूपी की है। कि कौन से राज्य की है दोस्तों? यूपी की है। उत्तर प्रदेश कितनी है दोस्तों? यूपी की 80 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों?
80 सीटें हैं। देखो लोकसभा में भी अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें यूपी की है। राज्यसभा में भी अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक सीटें किसकी है? यूपी की हैं। राज्यसभा में यूपी की सीटें, सर्वाधिक सीटें यूपी की हैं। कितनी है दोस्तों? 31 सीटें। कितनी है दोस्तों? 31 सीट यूपी की है। और किस में है? राज्यसभा में है। और लोकसभा में भी बात करेंगे तो सर्वाधिक सीटें कहाँ की है? यूपी की हैं। कितनी है दोस्तों? 80 हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य की हैं। ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये आंकड़े लिए गए हैं। हम आगे बात करेंगे कि इन जनसंख्या के आधार पर ये कहाँ तक इनका जो है, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। ये तो थी दोस्तों लोकसभा की कौन कौन से राज्यों से कितनी कितनी सीटें हैं। और भी बहुत सारे राज्य हैं, उसमें भी सीटें अलग अलग हैं दोस्तों। ये सब जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई हैं। आगे हम बात करेंगे लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल है, इसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए लोकसभा चुनी जाती है। और 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है दोस्तों। तो हमारे देश में कितनी लोकसभाएं ऐसी हैं जो भंग हो चुकी हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष से पूर्व भी इसको क्या किया जा सकता है दोस्तों? भंग किया जा सकता है। हमारे देश में ऐसी कितनी लोकसभा हैं जिसको भंग किया जा चुका है? सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले कब भंग किया गया? तो भारत की 4थी लोकसभा को पहली बार भंग किया गया था। कौन सी लोकसभा है दोस्तों? 4थी लोकसभा। ये कब हुई थी दोस्तों? 1967 को। और इसका कार्यकाल था 1972 था। लेकिन 1971 में ही इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों? भंग कर दिया गया। यानी सबसे पहले हम भंग की बात करेंगे लोकसभा की, तो सबसे पहले कब भंग की गई? 4थी लोकसभा भंग की गई थी। इसका कार्यकाल 72 होना चाहिए था, जबकि इसका कार्यकाल कितना रहा? 71 रहा। उसके बाद में हम बात करेंगे 1971 में जब पांचवी लोकसभा अस्तित्व में आई, उस समय इसका कार्यकाल कितना हो गया था दोस्तों? इसका कार्यकाल 1971 से 76 होना चाहिए था, जबकि इसका कार्यकाल क्या हो गया दोस्तों? 1977 हो गया दोस्तों। क्यों हो गया दोस्तों? उस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। आपातकाल के समय में दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपातकाल के समय में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उस समय आपको पता है देश में 1975 से 1977 तक आपातकाल था। और इसी वजह से लोकसभा के कार्यकाल को क्या कर दिया दोस्तों? 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया दोस्तों? बढ़ा दिया था। क्या कर दिया दोस्तों? बढ़ा दिया गया था। यानी आपको पता होना चाहिए हमारे देश में 1977 के समय लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया था। एक बात और बता देता हूँ, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे तो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग भी किया जा सकता है। और अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपात है, ऐसी परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार संशोधन होने में, एक बार संशोधन होने पर इसको 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे लोकसभा के कार्यकाल को
अगर देश में इमरजेंसी है या राष्ट्रीय आपात है तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और एक बार संशोधन में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आगे से आगे अगर बढ़ाना है तो उसको वापस पुनः संशोधन पारित करना होगा और पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी कितनी भी बार कर सकते हैं, यानी ऐसा संशोधन कितनी भी बार हो सकता है जब तक हमारे देश में अगर राष्ट्रीय आपात है। तो ऐसी स्थिति में के कार्यकाल को बार बार संशोधन करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हमारे देश में एक बार ही हुआ है। वो कब हुआ है दोस्तों, मैंने बता ही दिया। 1977 के अंदर लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया दोस्तों? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है 1 बार संशोधन होने पर। लेकिन कब बढ़ाएंगे? अगर देश में कोई विशेष परिस्थिति हो या राष्ट्र आपात हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं है तो उसको पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कब तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों? तो ऐसा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो तब तक बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाती है तो उसके 6 माह के भीतर, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 6 माह के भीतर नए चुनाव संपन्न होंगे। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर नए चुनाव संपन्न होंगे दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल में जिसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति आ जाए ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव होंगे, फिर नई लोकसभा गठित होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं आगे और बात करता हूं कि हमारे देश में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया था। उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के समय में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया था। वो कौन सा संशोधन था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से, या यूं कह सकते हैं लोकसभा के कार्यकाल को कितना कर दिया? 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। तो उस समय मैंने आपको बता ही दिया, इमरजेंसी थी, इस वजह से लोकसभा के कार्यकाल को क्या कर दिया दोस्तों? बढ़ा दिया था। और पुनः 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 78, यानी पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको पुनः 6 वर्ष से कितना वर्ष कर दिया दोस्तों? 5 वर्ष कर दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। पुनः लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के कार्यकाल कब बढ़ा, किसके समय में बढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। पुनः 44वां संविधान संशोधन 78 में हुआ था, और उसमें पुनः लोकसभा के कार्यकाल को क्या कर दिया दोस्तों? पुनः 5 वर्ष कर दिया। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए इसका कार्यकाल कितना था।
और 5 वर्ष कब किया गया और 6 वर्ष कब हुआ था, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब तक हमारे संविधान में एक बार ही लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया था, तो ये कब बढ़ाया, तो इसकी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम आगे बात करेंगे इसके निर्वाचन की। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो इसको आम जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए सामान्य बहुमत प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक चुनाव होते हैं। दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनता द्वारा सीधा चुना जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको डायरेक्ट जनता द्वारा, यानी हम आम जनता द्वारा उस कैंडिडेट को हम चुनते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष होते हैं। हमने पिछली कक्षा में हमने बात की थी राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के क्या होते हैं, सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में चुना जाता है। और लोकसभा की बात की तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इसमें जनता डायरेक्ट जो है कैंडिडेट को चुनती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इस चुनाव प्रणाली को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि लोकसभा के अंदर जो चुनाव प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसका हिंदी में रूपांतरण है अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता। आप कहोगे सर ऐसा कहीं किताब में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अग्रता ही विजेता। अब तक किसी किताबों में या संविधान के कोई से अनुच्छेद में इसकी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। अग्रता ही विजेता ये लगभग 2-3-4 सालों में ही ये शब्द प्रयोग में आया है। और ये शब्द इसका प्रयोग में कब आया है और किसने किया है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो HRD मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जो एक आयोग होता है, उसके द्वारा ये प्रयोग में लाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अग्रता ही विजेता, यानी इसकी जो है निर्वाचन पद्धति को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता। यानी जिसको ज्यादा बहुमत होता है वो क्या बनता है दोस्तों, वो ही प्रधानमंत्री बनता है।